क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 27th मेगा करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये वाले हो सकते हैं। देखिए, अभी बेंगलुरु में हेलो दिखा, ठीक, सूर्य के आसपास जो ऐसे गोलाकार जो है सर्कुलर एक रिंग दिखी, उसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ थी पूरी। और अगला ये है कि WHO के पास एक नए पैनल बनाया है, ठीक, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई साहब आजकल क्या हो रहा है कि जूनोटिक डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इबोला हो गया, ठीक, जीका वायरस हो गया, ये सब, कोविड भी इसमें जोड़ो आप, तो ये सब ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा क्यों। ठीक। अगला है कि व्हाट्सएप ने, अब देखो ये जो है जंग छिड़ गई है भाई साहब, जो ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हो गए ना, जाइंट्स हो गए, और इनको छोटा मोटा मत समझिएगा। जैसे एप्पल है आपकी कंपनी, उसकी जो वैल्यूएशन है वो करीबन अगर आप देखो तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी से थोड़ी ही कम है। आप समझ रहे हो ना बात। तो ये सब जो है फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, amazon, गूगल, अल्फ़ाबेट, जिसे मतलब पेरेंट कंपनी, दे आर वेरी बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। तो अब देखो ये सू कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया वाले। अच्छा चलो पूरी अभी जानकारी इसमें लेंगे। अगला है कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 किसने रिपोर्ट निकाली, क्या बोला गया, बस इतना, इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी समझने की। सेमीकंडक्टर की जो चिप्स हैं वो जो है शॉर्टेज में हो गई, इसकी वजह से जो है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो है गाड़ियाँ आजकल जो है बहुत डिले चल रही हैं, ठीक है ना। अब बुकिंग जो है उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, वो ये सेमीकंडक्टर चिप्स ना मिल पाने की वजह से हो रहा है। और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें, यूपीएससी 2021 4 जून से नया जो है कंप्लीट पेड ग्रुप 2021 के लिए, और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप, और ईपीएफओ 2020 27 मई मतलब कि आज से नया कंप्लीट पेड ग्रुप और जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। अगर आप लोग को जानकारी लेनी है, एडमिशन लेना है, 85648805309696060689 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। देखिए ये जो है इस तरीके से जो है बेंगलुरु में देखा गया कि सूरज ये है, इसके आसपास देख रहे हो आप, जैसे कि इंद्रधनुष होता है ना। अब इंद्रधनुष कैसे बनता है, सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है। जब भी जो क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे आइस के या फिर वाटर वेपर के, ठीक, तो उनके थ्रू जब सूर्य की रोशनी पास होती है तो डिस्पर्शन होने की वजह से क्या होता है, वो 7 रंगों में बिखर जाती है, वेब गोयर जिसे बोलते हैं, ठीक। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक, वेब गोयर, ठीक, गोयर होगा, ठीक है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है बताइए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी किसकी है। ये क्वेश्चन इसमें दो हैं यहाँ पर, और तो बदल जाता। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ, जो है आसमान में किसी एंगल पे, ये हर जगह से नहीं दिखेगा। जैसे बेंगलुरु में दिख गया तो ये इत्तेफाक था बेंगलुरु में, ठीक, और कुछ समय के लिए दिखा है वहाँ पे। तो ये क्या होता है कि 22.5 डिग्री पे जो है ये रिफ्लेक्ट, ये होके आपका जो है डिस्पर्सन होता है, तो उसकी वजह से ये गोलाकार ये चक्कर बन जाता है। ठीक, सूर्य पे दिखा, हर जगह से नहीं दिखता है, बेंगलुरु में दिखा, हो सकता है कहीं और भी दिख सकता है। ठीक, इसी तरीके से मून का भी होता है। ठीक, उससे जो रोशनी आ रही है अगर इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स और इन सब से होते हुए जाएगी तो वहाँ पे भी 22.5 डिग्री का ये जो है हेलो इस तरीके से ये सर्कल जो है बना सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ और है, ये टाइप्स ऑफ क्लाउड मैंने समझाया यहाँ पर दिखाए। ठीक, टाइप्स ऑफ क्लाउड, लॉस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ क्लाउड है। अब इसमें क्या है कि सबसे ऊपर होते हैं सिरस वाले क्लाउड, हाई क्लाउड्स हो गए, मिडिल क्लाउड को ऑल्टो बोलते हैं, ठीक, और लो क्लाउड जो है आपके स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, ये सारे होते हैं। तो जो ऊपरी जो एक क्लाउड है, ठीक, उनके थ्रू जो है ये पास होती है जब रोशनी, तो ये बनाता है आपका हेलो, बनाने में मदद करता है। ये वाला फिनोमिनन जो है इसके बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, बेंगलोर में दिखा। 22 डिग्री सर्कुलर हेलो भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है मून वाला जो होता है वो विंटर हेलो भी ज़्यादातर विंटर में देखा जाता है, ध्यान रखना। और 22 डिग्री सर्कुलर हेलो अभी सन का मून का दोनों का होता है। इसमें रेज जो है आपकी डिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड हो जाते हैं, यानी कि विक्षेपित या फिर अपरिवर्तित हो जाती है, ठीक, वो हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स के थ्रू। जो आपकी हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स होते हैं, शिष्ट भुजाकार बर्फ के जो होते हैं क्रिस्टल, उसके थ्रू जब जाता है, जो कि सरस सिरस क्लाउड में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये ऊंचे वाले जो क्लाउड्स हैं
इनके इसमें जो है आपका हेक्सागोनल, अब क्लाउड किससे बना होता है? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल से तो बनता है। जो षष्ठभुजाकार यानी हेक्सागोनल वाले जो आइस क्रिस्टल्स हैं, उनके थ्रू जब ये रोशनी जाती है सन की, तो किन्हीं किन्हीं जगहों पे जो है आपको हेलो नज़र आता है। ये है पूरा इसका फिनोमिनन यहाँ पे। ठीक, यही इसमें बताया गया, मेन चीज़ यही अपर लेवल क्लाउड से होता है। और कई सारे जो है मिलियन टाइनी क्रिस्टल होते हैं, इनके थ्रू जो है आपका रिफ्रैक्ट, स्प्लिट और रिफ्लेक्ट होती है लाइट, और सर्कुलर रेनबो बना देता है। अपरिवर्तित, विभाजित, यहाँ तक कि परावर्तित भी हो सकती है। ठीक, तो मेनली यहाँ पे देखो जो लूनर हेलोज होते हैं, वो आपका मतलब मून वाले, वो आपके जो है वहीं इसमें भी 22 वाला ही होता है डिग्री अराउंड सन और मून हो सकता है, और ये ज़्यादातर विंटर में होता है मून वाले। ठीक, हेक्सागोनल वाले वहीं क्रिस्टल जो होते हैं क्लाउड्स में, उसके थ्रू ही होते जाता है। ठीक, यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे यही समझने वाली थी कि यहाँ पे जो हुआ है सन वाला, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से हुआ, फैलाव की वजह से हुआ उसके। ठीक, समझ में आ गई पूरी चीज़? ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि देखो पशुजन्य रोगों में वृद्धि, यानी कि जूनोटिक डिजीज में वृद्धि हो गई, बढ़ रही है, इसकी जांच करने के लिए WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक पैनल बनाया है। ठीक, इस पैनल का नाम रखा गया वन हेल्थ। ध्यान रखना, WHO ने एक पैनल बनाया, नाम है वन हेल्थ। ये किसको जांच करने के लिए बनाया गया? जो जूनोटिक डिजीजेस हैं, यानी कि पशुजन्य रोग हैं। ये याद रहेगा, यही क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए वन हेल्थ किससे संबंधित, कोई स्टेटमेंट दे देगा या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा। और कौन सी जूनोटिक डिजीजेस हैं वो समझ लो, हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि इनमें से कौन सी जूनोटिक डिजीजेस हैं या नहीं है। तो H5N1 है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इबोला, जिका और पॉसिबली जो नोवल कोरोना वायरस है, ये भी आपका जूनोटिक बोला जाता है। जूनोटिक क्या होता है कि मान लीजिए आप जो है जानवरों के आसपास रहते हैं, तो उनसे जो है आपके ह्यूमन को फैल जाना डिजीजेस, इसको जो है जूनोटिक डिजीजेस बोले जाती हैं। ठीक, ये चीज़ के लिए जो है पैनल बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, ये देखो, वन हेल्थ। ठीक, और ये पैनल जो है ये एडवाइस करेगा ग्लोबल एजेंसीज को। कौन सी एजेंसीज हैं? आपकी फाओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर यूनाइटेड नेशन की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। WHO तो है ही है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसके बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा था, जूनोटिक डिजीज से रिलेटेड जो है, याद है कि नहीं याद है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसमें मैंने बताया भी था कि ये शॉर्ट फॉर्म देखिए पुराने नाम पे है, ये नया वाला नाम जो अब जो नाम है वो क्या नाम है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, लेकिन पुराने वाला शॉर्ट फॉर्म अब हम अभी भी यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ UNEP, इन सारी संस्थाओं को, ग्लोबल एजेंसीज को, जो पैनल वन हेल्थ बनाया गया है, ये एडवाइस करेगा कि अभी भी और जो फ्यूचर में, भविष्य में अगर इस तरीके के आउटब्रेक होते हैं, तो इनको हम कैसे रोक सके इनके होने से पहले ही, और होते हैं तो कैसे निपटे। ठीक, इसीलिए जो एक निगरानी ढांचा, सर्विलांस फ्रेमवर्क और ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया जाएगा, फाओ और ये सब लोग मिलके, और फिर जो है इससे हम जूनोटिक डिजीज से अच्छे से लड़ सकेंगे। इसमें क्लोज स्टडी करी जाएगी ह्यूमन की एक्टिविटी से। ने जो है आप, जो ह्यूमन है, जो आप तो जानते ही हो कितना खतरनाक, सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? ह्यूमन है। तो वो उसने जो है, जो प्राकृतिक जो वन्य जीव हैं, पर्यावरण है, वातावरण है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा उसने डिस्टर्बेंस पैदा किया है। इसकी एक्टिविटीज़, और ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? जैसे कि फूड, भाई खाने के लिए फूड प्रोडक्शन कर रहा है, उनका जो है आपका वितरण कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अर्बनाइजेशन कर रहा है, शहरीकरण कर रहा है। इन सब की वजह से जो है जैव विविधता का जो है लॉस हुआ है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक, और इसकी वजह से डैमेज हुआ कई सारी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके प्राकृतिक अनुसंधान है, संसाधन है, सॉरी। तो ये सब, इस पे भी कुछ कई सारा प्रेशर पड़ा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और यही कारण है, ये रीज़न बताया जा रहा है कि जो आपकी जूनोटिक रोग हैं, ये इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। जूनोटिक रोग कौन से होते हैं? ये पैथोजन हो गए, जैसे कि जो कि ट्रांसमिट कर देते हैं एनिमल से ह्यूमन में इन्फेक्शन। ठीक, और इसकी वजह से पेंडेमिक बढ़ सकता है, बन सकता है, जैसा कि अभी कोविड-19 वाला बना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एनिमल्स कैन समटाइम कैरी फॉर हार्मफुल जर्म हो सकते हैं, जैसे कि आपका कई सारे वायरस हो गए, ठीक, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट, परिजीवी, कवक हो गया यानी फंजाई, और ये भाई चला जाएगा अब ह्यूमन बॉडी में तो दिक्कत करेगा, डिजीज़ बना देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और इसमें जो है आपका माइल्ड से सीरियस इलनेस भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। कोविड में देख ही रहो आप, हिंदुस्तान में 3 लाख से ज़्यादा डेथ हो गई है। और एनिमल कैन समटाइम अपियर हेल्दी, कई बार जो है एनिमल आपको हेल्दी दिखेंगे, लेकिन वो जर्म्स लिए रहते हैं अपने अंदर और आपको जो है धीरे से पहुंचा देंगे।
ठीक, तो ये यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे रखा है। कब ये चालू हुआ था? 1948 में 7 अप्रैल। ध्यान रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मेन जो है उद्देश्य वो ये है, ये एक तो यूनाइटेड नेशन का ही है स्पेशलाइज एजेंसी, ये भी है, फाओ भी है। ठीक, और इसका मेन उद्देश्य यही कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, और बस यही कि जितने भी लोग हैं दुनिया में उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ दी जा सके। ठीक, और फाओ का भी यही, ये भी एक स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हंगर, जो भूखमरी है, उसको जो है रोका जाए, और न्यूट्रिशन, पालन पोषण और खाद्य सुरक्षा जो है उसको बढ़ाया जाए। इनकी जो वो है कि देयर लेट देयर बी ब्रेड, मतलब सबके लिए जो है रोटी होनी चाहिए। 16 अक्टूबर 1945 को फाओ का जो है फाउंडेशन हुआ था। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, बाकी जो है यूनाइटेड नेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तो देख ही रहे हो आप। बाकी जो ये वाला जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका जो है पहले नाम क्या कुछ और था, क्या नाम था? ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल एपीजूटिक जूटीज नाम से, इसी नाम को अभी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म जो है अब चेंज हो चुका है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हो चुका है। ठीक, अब इसको जो है पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और ये कब हुआ था? 1924। इन तीनों में सबसे पुरानी यही है। 25 जनवरी को हमारे यहाँ क्या होता है? नेशनल वोटर्स डे होता है, याद है ना? और नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था पहली बार 1900 किस में, बताइए, ईयर आप लोग को बताना होगा। ठीक, तो ये चीज़। अच्छा, कल जो है कई एक जो है एक महाशय का मेरे पास मैसेज आया था कमेंट में वीडियो के कि यार क्या कैसी तेरी आवाज़ है, तू क्या समझा रहा है, और इस तरीके से कुछ वक्तव्य वो यूज़ कर रहे थे। देखो, ऐसा है कि इसी आवाज़ में जो है मैं बोलूँगा। अगर आपको यहाँ पे गाना बजाना, उसलिए आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तो आप जा सकते हो, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी आवाज़ वाले हैं, उनका देखो जाके। मेरा यहाँ पे मेन फोकस यही है कि मैं जैसी आवाज़ है मैं वैसे ही बोल पाऊँगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरा जो है पर्पज़ पूरा हो रहा है। ये दो कुछ जो है लफंगे टाइप के जो लोग आ जाते हैं, इनका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये हेटर्स हैं, ये आते तो मुझे खुशी तो होती है कि चलो ठीक है, ये दिखला रहा है कि भैया उन्नति हो रही है, लोग को जो है लोग चिढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इन लोगों से आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इन लोग को बोलने देना। ये लोग ऐसे ही बोलेंगे चले जाएंगे, इनको पढ़ना लिखना तो वैसे भी है नहीं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार पे मुकदमा कर दिया है। अब जितना गुस्सा मुझे आ रहा था उस व्यक्ति के ऊपर, उतना ही इंडिया को व्हाट्सएप पे आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि इंडिया ने इससे जो है 14 पॉइंट के क्वेश्चन पूछे हैं कि तुम जो है हमारी 26 तारीख वाली जो डेडलाइन थे उससे पहले 25 तारीख तक तुम अपने प्राइवेसी वाले टर्म्स एंड कंडीशन क्यों पूरा करना चाहते हो? तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देखो, इंडिया ने ये लाना चाह रहा था न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ठीक, इसको जो है मैंने पहले कवर भी किया था, जिसमें कि आपका नेटफ्लिक्स और ऐसी सारी चीज़ें शायद जो है इसके अंतर्गत आने वाली थी। तो इसमें सोशल मीडिया के ये जो है व्हाट्सएप और कई सारे बड़े जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया हाउसेस हैं, उनका भी बताऊंगा डेफिनेशन क्या है, उनको इसके अंदर रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि संदर्भ ये है कि न्यू आईटी डिजिटल मीडिया वाले रूल्स जो इंडिया में आने वाले थे, इसके आने पर व्हाट्सएप ने इंडियन गवर्नमेंट को जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जो है सू कर दिया, यानी कि वहाँ पे याचिका दायर कर दी है, वहाँ पे केस कर दिया है, और कहा है कि जो रेगुलेशन इंडिया ला रहा है, मतलब कंट्री हम है, हमारे यहाँ ये कह रहा है, एक कंपनी आके, निजी कंपनी आके ये कह रही है, प्राइवेट कंपनी आके कह रही है कि हम जो लॉ बना रही है, मतलब सॉवरेन कंट्री जो लॉ बना रही है उसको ब्लॉक कर दो। वो भी दिल्ली हाई कोर्ट बताएगा ये चीज़। तो मुझे तो लगता है ये जो है ये केस जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ के बाद पास। और ये चीज़ समझना चाहिए कि देखो, यही चीज़ मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ोगे तो प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, वो है प्रॉफिट। ठीक, और इसी चक्कर में पहले भी हमारे यहाँ विदेशी जब आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो वो मुगल्स को तो क्या दिखाते थे, ये देखिए सर, टॉर्च टॉर्च हम ये लाएं, ये बेचेंगे सर, ये दे दीजिए सर, वो कर दीजिए। और धीरे धीरे जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट जब उन्होंने बनाने लगा, मुगल्स को बेवकूफ़, क्योंकि उस समय तो मुगल्स राज कर रहे थे, तो मुगल्स को बेवकूफ़ बना बना के वो प्रॉफिट चक्कर में उन्होंने जो है इकोनॉमी से, फिर जब उनको लगा कि पॉलिटिक्स में भी मतलब प्रभुत्व ला सकते हैं, अपना वर्चस्व ला सकते हैं, तो उन्होंने पॉलिटी पे कब्जा किया और फिर पूरे देश पे कब्जा कर लिया। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, पूरा आंख मूंद के अगर आप करोगे तो यही होगा। ठीक, अगर आप मॉन्स्टर इनको बनाओगे तो आप ही खाएगा ये।
तो ध्यान रखना, ये चीज़ हम पहले भी झेल चुके हैं, अब नहीं झेल सकते हैं। और अब जो है गवर्नमेंट ये चीज़ समझ गई है, और इसीलिए जो है अभी मैं जब तक ये वीडियो बना रहा था तो कई सारे मैं देख रहा था, अभी रशिया ने भी इनसे कह दिया है ये व्हाट्सएप फेसबुक से कि सर्वर बनाओ जुलाई तक हमारे यहाँ, ठीक है। अब इनके ऊपर गाज गिरेगी, ऐसा नहीं है, ये लोग जो मनमानी कर रहे हैं ऐसे नहीं चल पाएगा। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो रूल्स आ रहे हैं हमारे, ठीक, ये 26 तक आने थे, तो उससे पहले तुम ये कर रहे थे, अब हम इसको फोर्स करेंगे। अगर तुमने हमारी सारी गाइडलाइंस नहीं मानी तो हम तुमको ट्विटर, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ये मतलब एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक, इनको हम बंद कर देंगे, ठीक है, अगर तुमने गाइडलाइंस नहीं मानी तो। और हमने 3 महीने का टाइम, जब हमने पहली बार इसको रिलीज़ किया था फरवरी में, हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी, 3 महीने के लिए जो रिलीज़ किया था, तो तुम मान नहीं रहे हो, कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो भाई हम बंद कर देंगे तुमको। और इसी बीच जो है व्हाट्सएप ने सोचा यार 26-25 तारीख को जाके इसने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। अच्छा, व्हाट्सएप ने बोला क्या है ये समझ लेते हैं, क्यों मुकदमा किया। ये कह रहे हैं कि देखो, हमको इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये नए रूल्स ला रहे हैं उसमें क्या चीज़ कही है जिससे हमें आपत्ति है, मतलब व्हाट्सएप को, वो क्या है कि तुम ट्रेस करो जो भी मैसेजिंग ऐप है, रिक्वायरिंग मैसेजिंग ऐप, जैसे जैसे कि व्हाट्सएप भी है, उनको कहा गया है कि आप ट्रेस करिए चैट्स को। तो वो कह रहा है यार हम ये नहीं कर सकते, ठीक, हम ये नहीं कर सकते कि हर एक व्यक्ति का, पहली बात तो ये इतना बहुत बड़ा टास्क है। दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ ये होता है कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होता है, जैसे मैंने भेजा मैसेज, ठीक, वो जिसके पास जाना है वहीं पर देख पाता है, यहाँ से यहाँ पर, ठीक। अब ये किसी को फॉरवर्ड कर दे, किसी को, कई लोगों को, जो भी है, तो ये सब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। जब ये इसको भेजेगा तब भी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, मतलब यहाँ से चलेगा और मतलब ये यहाँ फिर यही पढ़ पाएगा सिर्फ इसको, ठीक। बीच में कोई आके, यहाँ पे बीच में कोई आके जो है, जैसे होता ना कि वो गांव में कटिया डाल के बैठे रहते कि बिजली चोरी कर लेते, वैसे नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट्सएप ने कहा कि हम ऐसे ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये ही सबसे बड़ा जो है राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ होगा, जो कि पुट्टू स्वामी में अंदर आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है सिक्योर किया गया है, एज ए फंडामेंटल राइट बताया गया है, मूल अधिकार बताया गया। तो हम इसका हनन नहीं कर सकते, और भी जगह ऐसा हो रहा है, मतलब अगर होता है तब भी हम यही कहते। और इसलिए ये गवर्नमेंट का जो नए रेगुलेशन आ रहे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है, तो हम ये नहीं कर सकते, और इसलिए इसको रोक लगा दी जाए, ये चीज़ यहाँ पे करी गई है। और देखो, एक तो ट्रेसिबिलिटी वाली बात थी, अब इसमें जो मैंने ये बताया, मैंने भेजा इसको, इसने 3, 4, 5, 6 को भेजा, इसने जो है इसे भेजा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट को पकड़ में आया कोई मैसेज, तो गवर्नमेंट ये भी कह रही है व्हाट्सएप या फिर अदर मैसेजिंग ऐप से कि ये जो मैसेज था, ठीक, ये तो कई सारे नोट्स थे ना, यहाँ से चालू हुआ था, तो कह रहा है कि ये मैसेज की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन कहाँ से, ये भी बताओ, ठीक। ये व्हाट्सएप कह रहा है कि यार ये भी हम कैसे बता दें, ठीक, हम क्यों बताएं ये वाली चीज़, ठीक है ना। आप मतलब क्या चाहते हो, ये तो प्राइवेसी का हनन यहाँ पे हो रहा है ना। वो ये कह रहा है कि जो मैसेज यहाँ पकड़ा गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो कह रहा है इस मैसेज का वो गवर्नमेंट पूछेगी तो आपको बताना होगा कि हाँ ये इस बंदे ने, ए ने भेजा था, तो ये भी पूछा रहा, जो कि प्राइवेसी के खिलाफ है, ठीक। व्हाट्सएप ने ये कहा है कि हम सिविल सोसाइटी, एक्सपर्ट और दुनिया, हम वर्ल्ड मतलब प्राइवेसी का हनन नहीं करते हैं। व्हाट्सएप बहुत हीरो बन रहा है, तो ऐसा बता रहा है ये चीज़, ठीक है। और पीछे हमने देखा था पेगासस और पता नहीं क्या क्या जो है, और अभी देखो ना सुशांत सिंह वाले केस में क्या होता है कि व्हाट्सएप चैट लीक्ड हो गई, यार बहुत लीक हो रही हैं। इतना लीकेज तो यार जो है घरों में, टंकियों में नहीं होता है जितना लीकेज व्हाट्सएप में हो जा रहा है। तो खैर जो भी है, अभी अब खुले में ये सब चीज़ आ रही थी, तो उसने जो है प्राइवेसी का वाला देते हुए कहा है कि हम, इसने केस कर दिया इंडिया के ऊपर कि जो लॉ बना रहा है वो ठीक नहीं, जो जो लॉ है वो खुद ही राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, ऐसा बोल रहा है व्हाट्सएप। इन्होंने ये भी कहा है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटीमेसी, ये एक और चीज़ है इस वाले नए रूल में। इसमें जो है जितने भी वेबसाइट हैं, जो लोग भी सोशल मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं फिक्स्ड, ठीक, मतलब 50 लाख से ज़्यादा जिनके पास रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, उन लोगों को बोला जाएगा क्या, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटीमेजरी, और उनको ट्रेस करना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ द पर्टिकुलर मैसेज, कहाँ से उद्गमित हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, ठीक। और ऐसे लोग को बुलाया रहा है 50 लाख के ऊपर वालों को। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसमें रेगुलेशन में ये भी कहा है कि आपको जो एक निवासी मतलब शिकायत अधिकारी भी रखना पड़ेगा, ठीक, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा जो अनुपालन अधिकारी है, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना पड़ेगा आपको, ठीक। और उन्होंने ये भी कहा टू पब्लिश द डिटेल्स ऑफ द दीज एग्जीक्यूटिव ऑन द, अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप अगर है
इंडिया में काम करना है, मैसेजिंग है, तो ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, इन सबको अपने यहाँ रखो। उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस, फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब उनसे हम भौतिक रूप से लिखे मिल सकते हैं जाके, ठीक, ये सब एड्रेस अपने वेबसाइट पे डालो। तो व्हाट्सएप ने कहा यार ये भी क्या चीज़ है यार, कोई मतलब कुछ लिखे और मतलब पता चला कोई भी जो है स्टूडेंट ग्रुप और कोई भी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप, गुंडे जो हैं वो उसके घर पे पहुंच जाएं, उसको थ्रेट कर दें, या फिर कुछ करप्शन भी तो हो सकता है यार। करप्शन हमेशा फोर्सफुली ही थोड़ा ना होता है, ठीक। एथिक्स पेपर 4, करप्शन जो है दो तरीके का होता है, एक कोअर्सिव हो सकता है जिसको फोर्सफुली कहते हैं, और दूसरा कन्वोल्यूसिव वो भी हो सकता है, मतलब दोनों की सहमति से भी तो हो सकता है यार, ठीक। और ये रूल्स जो है ये भी ट्रेसेबिलिटी, ओरिजिनेटर और ये सब जो है, इसके अलावा एक चीज़ और बताता है कि जो लोग भी जैसे फेसबुक पे आप जुड़े हुए हो तो आपको जो है वॉलंटरीली वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा, स्वैच्छिक सत्यापन। तो आज अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्वैच्छिक सत्यापन करना, कि आप अपना जो जैसे बैंकों में होता है ना, ऑनलाइन अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप केवाईसी करते हो, पेटीएम में, फ़ोन पे में, गूगल पे केवाईसी करते हो ना इलेक्ट्रॉनिक, आधार कार्ड को जोड़ के, उसी तरह आपको जो है आने वाले टाइम में इस रूल के अंतर्गत, ये मतलब मजाक की बात नहीं, सच में ये चीज़ है कि आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, तब आप फेसबुक का अकाउंट बना पाओगे, या फिर सत्या, अभी ये वॉलंटरी है, लेकिन अगर ये चीज़ आई तो आगे जाके ये जरूर आपको मैंडेटरी हो जाएगी। जैसे आधार भी पहले वॉलंटरी था, अब धीरे धीरे देख रहे हो, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद भी कई जगह जो है वो ऐसी कंडीशन बना देते हैं कि आपको कराना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सुविधाएं नहीं देंगे। तो ये वाली चीज़ है, इसमें पूरा किया गया। आगे देखते हैं क्या इसमें बनेगी, अभी कुछ और ये मतलब अभी चल रहा है केस, इसमें और जो हैपनिंग्स होंगी वो समय समय पे पूरा इसको बता देंगे। अगर एक दो दिन गैप करके बताना पड़े ताकि जो पूरी एनालिसिस हो जाए तो वो कर लेंगे, ताकि ये नहीं कि रोज अच्छा वो केस यहाँ पहुँच गई, ये फाइल उठ गई, ये सब हम लोग इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं, ठीक। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 की आई है, ठीक। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, ये देखिए यूपीएससी के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पब्लिश करता है आपका ये यूएनईपी की ये वाली संस्था जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग कमिटी, और आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये दोनों लोग मिलकर ये वाली रिपोर्ट लॉन्च करते हैं जिसका नाम है क्या, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। अच्छा बताइए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसकी आती है, ठीक, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसकी है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, उसको बताना है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है ये बताता है कि किस तरीके से पूरे जो है वर्ल्ड ने, विश्व ने जो एम्बिशियस गोल हमने 2010 में रखे थे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको सीबीडी भी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन जैव विविधता पर जो हमने जो भी टारगेट रखे थे, उसके लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये वाली इस रिपोर्ट में बात बताई गई है, ठीक। तो मेन चीज़ क्या है कि किससे संबंधित है, सीबीडी से संबंधित है, ठीक, 2010 के गोल्स वाले से, यूएनईपी, डब्ल्यूसीएमसी, ठीक, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और आईयूसीएन ने मिलके इसको जो है रिपोर्ट को निकाला है। एक तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज के साथ साथ जो है ये पहली बार इस रिपोर्ट में क्या चीज़ जोड़ी गई जो कि इंपॉर्टेंट है, OECM, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ये कौन सा कंजर्वेशन होगा, इन सीतु होगा या एक्स सीतु होगा, कल ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो बताइए, तो प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, ये तो हो ही गए, साथ ही साथ जो है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन जो मेजर्स हैं उनको भी पहली बार इसमें जोड़ा गया। तो आईयूसीएन, यूएनईपी और साथ ही साथ कुछ सपोर्ट इनको जो है आपका नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी से भी हुआ है, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अब इसमें देखो यही सारी चीज़ें बताई हैं कि कोई 42% बढ़ गया है, घट गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। केबीए जो है इसमें इंपॉर्टेंट है कि की बायोडाइवर्सिटी एरियाज जो हैं वो फुली या फिर पार्शियली ओवरलैप करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज एंड ओईसीएम से, ठीक। ऑन एन एवरेज 62.6% जो है केबीए मतलब की बायोडाइवर्सिटी एरियाज। ये कौन से बायोडाइवर्सिटी एरियाज होते हैं, जैव विविधता क्षेत्र कौन से हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पूरी दुनिया में, या फिर जो है हमारे वातावरण, वन्य जीव, जीव जंतुओं के जो है रहन सहन, हैबिटेट, क्लाइमेट चेंज, उनकी बायोडाइवर्सिटी सब के लिए, तो उनको की बायोडाइवर्सिटी एरियाज बोलते हैं, ठीक। और इसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे जाके अबाउट अस से, ठीक। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इसके अलावा जो है ये बताया गया है कि किस तरीके से जो लोकल पीपल होते हैं
ठीक, जैसे मैंने कल आप लोग को मालधारीज के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था बताइए। आज मैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोग के मैसेज आए थे कि सर आप क्वेश्चन कम पूछ रहे हो, तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक, तो इसलिए मैं आज क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं, इसके बारे में मैंने कल ही बताया था आप लोग को कि मालधारी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो एक जो है जीव है, उसके लिए उसको संरक्षित करते ही वहाँ पे रहते हुए उनके साथ में ज़्यादातर इंटरेक्ट करती है। तो इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि लोकल कम्युनिटी, जो स्थानीय जो लोग हैं, जो वहाँ के स्वदेशी पीपल हैं, ठीक, उनके प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, उनका क्या जो है वहाँ पे एफर्ट है, उसकी भी अकाउंटिंग करो, कैसे उन लोग संरक्षण संवर्धन इसमें सब में जो है अपना जो है वो दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। OECM मैंने आपको बता दिया। ठीक, अदर जो है इफेक्टिव एरिया जो है आपका कंजर्वेशन वाली जिससे संबंधित है, ये कंजर्वेशन डेजिग्नेशन है उन एरियाज को जो इन सीतू, लो यार क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर यहीं पे दे दिया गया है, इन सीतू कंजर्वेशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी का आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। जो प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे कि आपका नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, इन सब के अलावा OECM जो है ये काउंट किए जाते हैं, रिपोर्ट में पहली बार काउंट किए गए हैं। और जो है ये रीच हमें मैप करने में मतलब देंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो है किस तरीके से संरक्षण हो रहा है इसके बारे में बताएंगे बायोडाइवर्सिटी का। KBA जो है ये आपके वो साइट होते हैं जो सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्लोबल परसिस्टेंस और बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखते हैं। चाहे कौन कौन सी जगह पे, मतलब जैव विविधता तो रहनी है विश्व में। ठीक, ये एरिया जो है ज़्यादा इसको बढ़ाते हैं। कौन कौन से एरिया में? आपके टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर मतलब रिवर इनलैंड वाला हो गया, मरीन समुद्री इकोसिस्टम हो गया, परितंत्र हो गया, और टेरेस्ट्रियल। ठीक, तो तीन तरीके के इकोसिस्टम की बात हो रही है, परितंत्र की बात हो रही है, वो पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मरीन। ठीक, स्थलीय, अलवणीय और समुद्री। ठीक, UNEP आपको पता ही है, रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स होता है एनवायरमेंटल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1972 में, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन बोला जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, उसमें हुआ था। ठीक है, और जो है यहाँ पर इसमें यही है कि मैंडेट इसका यही है कि लीडरशिप को साइंस और साइंस के बेस्ड जो सोल्यूशन है वो बताया जाए, ताकि जो है क्लाइमेट चेंज, मरीन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन सब में, और ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये होता है कि जो आपका पर्यावरण है उसको भी लेके साथ में चलता है, ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट। ठीक, इन्वायरमेंट की भी बचाव करते रहे। और देखिए UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में है, ध्यान रखना, पूछ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गाड़ियाँ भी डिले हो रही हैं, और साथ ही साथ जहाँ सेमीकंडक्टर का यूज़ किस लिए होता है, देखो जितनी मोबाइल डिवाइसेस हैं, जिसको मोबाइल में आप देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, हर उसमें जो है सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। तो और जो नई नए जो फीचर्स कार में आ रहे हैं उनमें भी होता है। तो अब लोग ये या तो डिले की वजह से क्या कर रहे हैं कि नए नए फीचर्स जो है वो कह रहे हैं कि अभी जब तक शॉर्टेज है अभी रहने दीजिए, बाद में हम आपको इसको सर्विस में लाओगे तो जोड़ देंगे। ठीक, ये बाइक मेकर और जो कार मेकर है इन सब ने बोला है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं इसके बीच में। सेमीकंडक्टर ये किसके बीच में होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इंसुलेटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास नहीं हो पाती, कंडक्टर के थ्रू तो भैया होती है। सेमीकंडक्टर में एक खास बात होती है कि ये वैसे तो नहीं होगी, लेकिन इसके जैसे पॉजिटिव निगेटिव दो पार्ट हैं, तो उसमें अगर आप कुछ इम्प्योरिटीज जोड़ दो, ठीक, गैलियम इंडियम और इस तरीके से, तो ये फिर जब इसका पूरा ये सर्किट पूरा हो जाएगा तब ये कंडक्ट करने लगेगा। अदरवाइज सेमीकंडक्टर मतलब अदरवाइज ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो कभी इंसुलेटर की तरह काम करता है, कभी जो है कंडक्टर की तरह काम करता है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें ये इसका बहुत भरपूर उपयोग होता है। किस फॉर्म में? ट्रांजिस्टर आप लोगों ने खोला होंगे, ट्रांजिस्टर वाला नहीं जो रेडियो सुनाता था, उसमें अंदर जो PCB बोर्ड होता है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये देखिए, ये मैं इसलिए आसानी और इसको आसान तरीके से आपको पता चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी तो खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच थी इंजीनियरिंग में, तो मुझे तो पता है ये सारी चीज़। लेकिन मैं फिर भी एक आम जनरल जो एस्पिरेंट है UPSC का, सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो एस्पिरेंट है, उसके लिए जितनी चीज़ें जरूरी है बस मैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज़ है, बस कभी सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह वर्क करता है, कभी इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। और जो है ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक, डायोड हो गए, इन सब में यूज़ होता है भाई साहब ये। ठीक, और इसको बोला जा रहा है चिप का फेमाइन पड़ गया, मतलब कमी पड़ गई है।
कोविड की वजह से हुई है, साफ पता है। जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चिप मेकिंग होती है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस, इन सब में शॉर्ट मतलब बंद हैं जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, शॉर्टेज हो रही है। इसी की वजह से डिमांड तो उतनी ही है भाई, लोग और ज़्यादा मोबाइल, टैबलेट और ये सब चाह रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसमें यही सब बताया गया है कि अब इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। पहले जो है 12 वीक में जो है चिप मिल जाती थी लीड टाइम में। लीड टाइम ये होता है कि जब से ऑर्डर हुआ और कब जब ऑर्डर डिलीवर हो गया। जैसे होता है ना, आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करते हो कि आज हुआ तो आप लोग कहते हो यार 1-2 दिन में आ जाएगा, तो वो लीड टाइम बोला जाता है। लीड टाइम्स जो है आपका चिप के उसमें अगर पूछा जाए तो ये है कि जब से ऑर्डर किया, जब से पहुंच गया, उसको लीड टाइम बोला जाता है। ठीक। और दो रीज़न इसके इसमें यही है कि एक तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है थी पहले, और दूसरा जो है जो प्रोसेसिंग जो है इम्प्रूवमेंट हो गई, तो इसलिए सेमीकंडक्टर की डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन जो है सप्लाई घट गई है, उसकी वजह से जो है डिले हो रहा है। ग्लोबल कार मेकर्स जो है या तो कैपेबिलिटी हाई एंड वाली जो है वो नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बाद में आना, आपका जो है सर्विस में दे देंगे। ठीक। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, ये कंडक्टिविटी भी करता है इलेक्ट्रिसिटी की, और कभी कभी इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। ठीक। तो ये इसी की वजह से जो है जब भी इसका टेम्परेचर राइज होगा, ठीक, रेजिस्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक। टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो रेजिस्टेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो है वो अगर इसको बढ़ाना है तो डोपिंग कर दो, यानी कि कुछ इम्प्योरिटीज़ में जोड़ दो इसके स्ट्रक्चर में, तो अच्छे से होने लगेगी। ठीक। और 2 डिफरेंटली डोप्ड रीजन होते हैं इसमें सेम क्रिस्टल के, और तब ये सेमीकंडक्टर जंक्शन बनता है। पी मतलब पॉजिटिव और एन यानी निगेटिव वाले जो है दो उस अलग अलग बनते हैं। ठीक। जंक्शन, पूरा ये जंक्शन इसको कहा जाता है। ठीक। जब इसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये फिर इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। ठीक। तो ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब बनाए जाते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल जो है सेमीकंडक्टर समझ लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक। यहाँ पे ये छोटा सा वो है डायग्राम है सेमीकंडक्टर। एक तो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज जोड़ दोगे तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। 2 तरीके के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। ठीक। अब ये देखो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के बीच में रखा गया है। ठीक। ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कभी कभी कंडक्ट करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। ठीक। और एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये होता है कि जैसे एटम है, एक तो न्यूक्लियस हो गया, उसके जो बाहर वाला होता है एरिया, उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है आपके आउटर शेल में रहने वाले जो हैं वो उसको जो है उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक। ये ध्यान रख लेना। और ये यही डिसाइड करते हैं किस तरीके से दूसरे के साथ में केमिकली या फिजिकली जो है एक दो जो एटम्स हैं आपस में किस तरीके से बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक। आउटर शेल में वो क्लोज्ड है कि नहीं हो रहा है, ये सब कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर शेल में जो कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो यही यही निर्धारित करता है। इसमें जो है कंडक्टर में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मेटलिक बॉन्डिंग होती है कंडक्टर में, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर। इसमें जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें निगेटिव होता है। ठीक। इसमें भी निगेटिव होता है। इसके आप देखो जो एग्जाम्पल है वो ध्यान ध्यान सुन लीजिए। कॉपर, एल्युमिनियम ये आपके कंडक्टर के हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम आपके, जैसे मैंने ऊपर बताया, गैलियम भी है इसमें। माइका और पेपर जो है आपका किससे संबंधित है, इंसुलेटर से। तो इसी के साथ में देखो, आज जो है कुछ चेंज हमने किया है कि आज जो मेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक, जो रोज मिलता है क्वेश्चन नंबर 11, वो आपको हमारा जो फ्री चैनल है ओनली यूपीएससी चैनल लिखोगे टेलीग्राम में जाके तो आपको मिल जाएगा। क्या लिखना है, ओनली यूपीएससी चैनल, और या फिर IAS UPSC 2019। ठीक। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इससे थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं तो ओनली यूपीएससी चैनल करके सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन आज का मिल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन ये हम चाहते हैं कि टेलीग्राम पे आप पहुंच जाओ, वहाँ पे चैनल पे फ्री चैनल है, इसके डिस्कशन ग्रुप में जाके आप लोग जो है आंसर लिखिए, वहाँ पे आंसर पोस्ट करिए, इवैल्यूएट करिए अपना एक दूसरे का। और मेन चीज़ ये है कि कई बार जो है यूट्यूब नहीं देता नोटिफिकेशन, अगर आप उस ग्रुप में रहोगे तो आपको जो है हमारे यूट्यूब के जितने भी वीडियो के लिंक हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से, आप जाके उसको जो है देख सकते हैं। देखिए, हमारा अब ये वाला सेक्शन जो है कौन बनेगा IAS PCS कहलाता है। इसमें हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे लगाने ये समझते हैं। वर्ड थायराइड जो डे है उससे संबंधित कौन से कथन गलत हैं ये पूछे गए। अब देखिए, इसका मेन एम तो यही है कि जागरूकता फैलाओ, जो थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर है उनको कम करो। ठीक। तो ये तो ठीक लग रहा है वाला स्टेटमेंट।
फॉल्स पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब की बार का जो थीम रखा गया है वो आपका 2021 का वो है मदर बेबी आयोडीन। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है आयोडीन की व्यूमन में और उसके बेबी में, ये थीम रखा गया है। और तीसरा ये स्टेटमेंट है कि ये 22 मई को बनाया जाता है। देखिए गलत ही स्टेटमेंट पूछा गया था, फॉल्स, असत्य पूछा गया था। और तीसरा वाला गलत है, एक्चुअली 25 मई को थायराइड डे बनाया जाता है। पहली बार जो है इसको अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ने मिलकर 2008 में बनाया था। और ये डिजीज़ है कि किस तरीके से जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे, ठीक, उसमें वो किस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे संबंधित होता है वो। ठीक, मदर बेबी आयोडीन ये थीम है इस बार की। अगला जो क्वेश्चन है वो बायो हब इनिशिएटिव से है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही है बताना। देखिए WHO और स्विट्जरलैंड ने मिलके ये बायो हब फैसिलिटी लॉन्च करी है। इसमें क्या होगा कि जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, जो फंगी है और आपको फंजाई है, और जो है ये परिजीवी, पैरासाइट, ये सबको शेयरिंग कर सकते हो आप एक कंट्री दूसरी लेबोरेटरीज से, और जिससे कि आप फैसिलिटेट कर सकते हो, सुविधा दे सकते हो एनालिसिस और प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट देम। तो मतलब ये है कि लेबोरेटरी एक के पास मान लीजिए पैथोजन है तो वो उसने दूसरे को दे दिया, यहाँ पे भी कोई रिसर्च चल रही है, फिर उसने वैक्सीन बना ली, तो सबको रोकने पे जो भी ये पैथोजन्स है उसमें जो है सहायता होगी। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। ठीक, ट्रू पूछा गया, दूसरा स्टेटमेंट सही लग रहा है। और ये एनेबल कर देगी मेंबर स्टेट्स को वो, ताकि वो बायोलॉजिकल मटेरियल जो है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक, मेंबर स्टेट जो भी बनेगा बायो हब फैसिलिटी का, स्विट्जरलैंड और WHO ने मिलकर बनाया है, फिर जो भी इसका मेंबर बन जाएगा वो अपना बायोलॉजिकल मटेरियल जो भी है उसको शेयर कर सकता है बायो हब के थ्रू। और जो भी कंडीशन पहले रखी गई हैं, जैसे कि बायो सेफ्टी से संबंधित, बायो सिक्योरिटी संबंधित और अदर एप्लीकेबल रेगुलेशन संबंधित आप कर सकते हो। तो ये इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट सही हैं। और इसमें यही है कि सीक्वेंसिंग कैसे किया जाए, भाई DNA का, RNA का, स्टोरेज कैसे रखा जाए, प्रिपेयर बायोलॉजिकल मटेरियल कैसे बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है, प्रिपेयर्डनेस, मतलब किस तरीके से पैथोजन से निपटने का हमें जो है कार्य करना है प्रोएक्टिवली, इसके लिए बनाया गया है क्या, बायो हब। स्विट्जरलैंड और WHO ने मिलकर बनाया, ध्यान रहेगा ना। ये पैथोजन क्या होते हैं, वही सारे मैंने आपको पहले बता दिया, डिजीज और इलनेस फैलाते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। आपका फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया। ठीक, तो ये सारे हो सकते हैं, एनिमल ह्यूमन में ट्रांसमिशन भी हो जाता है डिजीज का। तो इसी के साथ में हम लोग का यहाँ पे सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक बटन तोड़ना है, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ना है। आज का क्वेश्चन जो है आप लोग को कहाँ मिलेगा, हमारे फ्री टेलीग्राम ओनली UPSC वाले चैनल पर। ठीक, तो और आप लोग के लिए फिर से बता दूं, UPSC 4 जून, ठीक, कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट का पेड ग्रुप UPSC 2021, EPFO 2020, ठीक, 27 मई आज से। और जो है आपको कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी कर ले सकते हैं आप, 8564000530, 9690660689 पर। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।